दोस्तों, इस दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं है जो अपने भाग को बदल सके। जिसके भाग में जो लिख गया वो लिख गया भाई, अटल सत्य है। भाग में जो भी लिखा है वो होके रहेगा, उसको कोई मिटा नहीं सकता। दोस्तों, काशी में एक ऐसे पंडित जी रहते थे जिनकी चर्चा चारों तरफ थी। वो इसलिए क्योंकि वो सबके प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर को बता देते थे। भूतकाल में क्या हुआ और आगे क्या होगा, आज क्या हो रहा है, वो सब कुछ बता देते थे। उनको इतना ज्ञान था, इतना शास्त्रों का नॉलेज था। दोस्तों, हर कोई उनके पास में जाता था और अपने अपने भाग को दिखवाता था कि मेरे भाग को देख लो, मेरे भाग को देख लो। तो ये उनके भाग को बता देते थे। लेकिन दोस्तों, कुछ समय बाद क्या होता है कि पंडित जी के घर पे एक सुंदर सा बेटा जन्म लेता है जिसका नाम चंद्र प्रकाश रखा। बड़े प्यार से उसको रखते हैं पंडित जी और उनकी पत्नी। धीरे धीरे समय बीतता है और लोग अपना भाग दलील दिखवाने के लिए आते हैं। ये बेटा 5 साल का हुआ, धीरे धीरे ये बेटा 8 साल का हो गया। इसके बाद वो बच्चा समझने लगा कि सभी लोग अपने भाग को दिखवाते हैं। एक दिन वो बच्चा चंद्र प्रकाश अपने पिता से कहता है कि पिताजी, आप सबके भाग को देखते हो, मेरा भाग भी देख लो कि मेरे भाग में क्या लिखा है। तो पंडित जी मना कर रहे थे कि बेटा, अभी ये समय नहीं है वो तुम्हारा भाग देखें, तुम्हारा भाग हम देख लेंगे जब टाइम आएगा, अभी तुम पढ़ाई लिखाई करो, इन सब के चक्करों में ना पड़ो। और पंडित जी का जो काम था डेली का वो चलता रहता है, लोगों का भाग देखते हैं। दोस्तों, जब ये बच्चा 12 साल का हो जाता है तो ये फिर से अपने पिताजी से कहने लगता कि पिताजी, अब तो हम बड़े हो गए हैं, अब आप मेरा भाग देख लो कि मेरे भाग में क्या लिखा हुआ है। दोस्तों, पंडित जी सोचते हैं कि चलो आज अपने बेटे का हम भाग देख ही लेते हैं कि आखिर में मेरे बेटे के भाग में क्या लिखा हुआ है। जब दोस्तों पंडित जी ने अपने बेटे का भाग देखा तो पंडित जी चौंक गए, क्योंकि उसके बेटे के भाग में ये लिखा हुआ था कि मेरे बेटे की शादी एक मछुआरे की लड़की से होगी जो बेहद ही ज्यादा गरीब घर की होगी। जब पंडित जी को ये ज्ञात हुआ तो पंडित जी हैरान रह गए कि यार ऐसा कैसे हो सकता है। ये मछुआरा एक तो हमसे नीची कस्ट का, ऊपर से गरीब, और इसकी लड़की से अगर मेरे बेटे की शादी होगी तो यार मेरी तो बदनामी हो जाएगी। ये पंडित जी को कतई मंजूर नहीं था। पंडित जी सोचते हैं कि मेरी तो समाज में थू थू हो जाएगी, हम बड़े कास्ट के हैं, ऊंचे कास्ट के हैं, हम ऐसा हरगिज नहीं होने देंगे। हम कुछ तो ऐसा करेंगे जिससे इस कन्या से, इस लड़के से मेरे बेटे की शादी ना हो पाए। दोस्तों, पंडित जी फिर से देखते हैं, अपना पत्रा उठाते हैं और अपना मिलाप करते हैं कि आखिर में वो कन्या जहां पे है उसका घर कहाँ पे है। तो देखते हैं, उनको पता चल जाता है कि कम से कम मेरे घर से 60 किलोमीटर की दूरी पे एक नदी के किनारे एक झोपड़ी रखी हुई है, वहीं पे वो कन्या है, उसने वहां पे जन्म लिया है, जो कि मछुआरे की एक झोपड़ी है। पंडित जी चल लेते हैं छुपके से अपने बेटे के भैया भागों को बदलने के लिए। क्या होता है कि पंडित जी उस मछुआरे के पास में पहुंच जाते हैं जैसा कि उनको ज्ञात हुआ था। और उस मछुआरा के पास में जब पहुंचते हैं तो मछुआरा उनको देख के भाई चौंक जाता है और हाथ जोड़ के खड़ा हो जाता है, क्योंकि उसको मालूम था कि ये काशी के प्रसिद्ध पंडित है। इतने बड़े पंडित आज ही हमारे कुटिया में, हमारी झोपड़ी में कैसे आ गए। और वो बड़ा ही आदर सम्मान करता है। इसके बाद में ये पंडित जी कहने लगते हैं कि क्या तुम्हारे घर पे किसी बेटी ने 6 महीने पहले जन्म लिया है। तो मछुआरा कहता है कि हाँ, हमारे घर पे बेटी ने जन्म लिया है और मेरी 5वीं बेटी है जिसकी अभी उम्र 6 महीने की है, और मेरे घर पे कोई बेटा नहीं है, सिर्फ सिर्फ पंडित जी मेरी 5 बेटियां हैं। कोई ऐसा उपाय हो जाता जिससे मेरे घर पे बेटा जन्म ले लेता, बेटे की आस है। तो पंडित जी बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। पंडित जी पता है क्या सोचते हैं कि इस लड़की को तो हम यहाँ से ऐसी जगह भेज देंगे जो ये मेरे बेटे की किस्मत में आए ना, इससे शादी हो ही ना पाए। तो पंडित जी उस आदमी से कहने लगते, उस मछुआरे से कहने लगते कि ऐसा करो कि जो तुम्हारे घर में ये बेटी, जो 5वीं बेटी ने जन्म लिया है, 6 महीने की जो है, इसको अपने घर से दूर भेज दो। जब तक ये बेटी तुम्हारे घर पे रहेगी तुम्हारे घर पे बेटे का जन्म नहीं हो सकता है। इसको अपने से दूर कर दो, किसी को दे दो या कुछ भी करो। जब दोस्तों उस मछुआरे ने पंडित जी की बात सुनी तो मछुआरा थोड़ा हैरान हो गया कि पंडित जी ऐसा कैसे कर सकते हैं, छोटी बच्ची है, अबोध है, इसको हम कहाँ छोड़ सकते हैं, अभी तो ये पूरी तरह दूसरे पे डिपेंड है। पंडित जी ऐसा तो हम नहीं कर सकते हैं, और हम ऐसा भी नहीं कि अपनी बेटी की हत्या
क्या करते हैं, बेटे की चाहत में हम पंडित जी ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो पंडित जी कहते हैं कि हम तुमको एक उपाय बताते हैं कि ऐसा करो कि मेरे घर पे बेटी नहीं है, मेरा एक बेटा है और मुझे बेटी की चाहत है। तुम ऐसा करो, अपनी बेटी को मुझे दे दो, हम इसका अपनी बेटी की तरह पालन पोषण करेंगे और किसी भी चीज की कोई कमी नहीं रखने देंगे, अपनी बेटी की तरह इसको रखेंगे। जब पंडित जी ने बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट की तो मछुआरा सोचता है कि चलो कम से कम ऊंचे घराने में मेरी बेटी चली जाएगी, इसकी जिंदगी बढ़िया से गुजरेगी। हमारे यहाँ क्या, हम तो मछलियां लेके अपने बच्चों का पालन पोषण करते हैं और उनके घर पे बहुत सारी सुख सुविधाएं मिलेंगी। जिसके चलते उस मछुआरे ने अपनी पत्नी से परामर्श किया और पंडित जी को अपनी वो 6 महीने की कन्या को दे दिया। दोस्तों पंडित जी उस कन्या को लेके चल देते हैं। पंडित जी चलते जाते हैं। पंडित जी ये सोचते हैं कि अगर मैं इस कन्या को मार दूं तो मुझ पे बाल हत्या लग जाएगी, ठीक है, तो हम ऐसा नहीं कर सकते। पंडित जी सोचते हैं कि एक लकड़ी का संदूक बनाते हैं और उस संदूक में इस लड़की को रख के हम गंगा जी में प्रवाहित कर देंगे और ये बहती 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 पता नहीं कहाँ निकल जाएगी, इतनी दूर से थोड़ी इससे शादी होने आएगी। पंडित जी यही विचार बनाते हैं और इस विचार से उन्होंने एक लकड़ी का संदूक बनाया और उस लकड़ी के संदूक में उस लड़की को लिटा के उसको बंद करके और गंगा जी में प्रवाहित कर दिया कि चलो भाई तुमसे छुट्टी हो गई, आज से भैया मैंने अपनी बेटी का भाग्य बदल दिया। दोस्तों पंडित जी खुशी खुशी अपने घर चले जाते हैं कि कौन कहता है कि भाग को बदला नहीं जा सकता, देखो मैंने अपनी बेटी का भाग बदल दिया। अब ये यहाँ से इतनी दूर चले जाएगी कि इसका अता पता ही नहीं रहेगा, या तो फिर ये डूब जाएगी इस गंगा में और इससे काम खत्म, इससे छुटकारा। इधर दोस्तों क्या होता है कि ये जो लकड़ी का बॉक्स था ये बहते 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 ये एक गांव के किनारे लग जाता है, क्योंकि दोस्तों जिसकी जिंदगी होती है ना उसको कोई धरती पे मारने वाला नहीं है, उस लड़की को भी जीना था। तो गंगा मैया ने क्या किया कि उस संदूक को धीरे धीरे खिसकाते खिसकाते एक गांव के किनारे लगा दिया और वो गांव पंडितों का था। और उस गांव में पता एक ऐसे पंडित रहते थे जिनके कोई संतान नहीं थी, बहुत समय गुजर जाता है। वो पंडित नदी के किनारे जाते हैं, देखते हैं कि नदी के किनारे गंगा मैया के किनारे एक लकड़ी का संदूक है, तो वो खोल के देखते कि आखिर में इसमें है क्या। जैसे ही पंडित जी ने उस संदूक को खोला, उस संदूक में वो बेटी मुस्कुराती हुई लेटी हुई है। तो पंडित जी बहुत ज्यादा भैया खुश हो जाते हैं कि भगवान ने मुझे संतान दे दी, भगवान ने मुझे बेटी दे दी, गंगा मैया ने मुझे बेटी दे दी। बहुत ज्यादा खुश और बेटी को घर पे लेके जाते हैं। घर पे बहुत खुशियां मनाई जाती हैं, मंगलचार होते हैं कि देखो भाई संतान दे दी गंगा मैया ने। यूं ही दोस्तों समय गुजरता जाता है और उस बेटी का नाम था चंदा। वो चंदा धीरे धीरे बड़ी होती है और उसके लालन पालन में वो पंडित जी कोई कमी नहीं रखते थे, क्योंकि वो इकलौती संतान थी और बड़ी मुश्किल से गंगा मैया के आशीर्वाद से मिली हुई थी। धीरे धीरे दोस्तों समय बीतता है और वो चंदा जो थी इतनी खूबसूरत होती चली जा रही, इतनी खूबसूरत होती चली जा रही है। दोस्तों जब वो बेटी जवान हो जाती है चंदा, तो पंडित जी की जो पंडिताइन थी वो कहती हैं कि ऐसा करो कि हमारी बेटी शादी की योग हो गई है, कोई सुंदर सा लड़का देख लो और अपनी बेटी की शादी करवा लो। वो एक बहुत अच्छा घराना ढूंढने लगे पंडितों का, क्योंकि जिस जात कास्ट के वो थे वैसा ही वो घराना ढूंढने लगे। यहाँ तक कि आसपास क्षेत्र में देखा कोई लड़का नहीं मिला, तो वो पंडित जी कहाँ पहुंच जाते हैं, काशी में। काशी में जाके लोगों से पता करते हैं कि कोई ऐसा लड़का हो, अच्छे घराने का हो, सुंदर हो, सुशील हो, जिससे मैं अपनी बेटी की शादी करा दूं। मैं पंडित हूं तो पंडित ही कोई हो। तो वहां पे बहुत सारे लोग पंडित के बारे में बताते हैं जिनका बेटा चंद्र प्रकाश था, वो भी इकलौता था, वो भी शादी योग्य था, वो भी सुंदर था और उन पंडित के बारे में तो दूर दूर तक चर्चा थी, लोग जानते ही थे। तो दोस्तों वहां पे जब पहुंचते हैं पंडित जी को लोग लेके, तो ये पंडित जी अपनी बेटी के बारे में बताते हैं कि मेरी बेटी शादी की योग है, बहुत सुंदर है, ऐसी है, बहुत सारी तारीफ करते हैं। तो पंडित जी शादी के लिए तैयार हो जाते हैं, कहते हैं ठीक है हम शादी के लिए तैयार हैं। तो पंडित जी खुश अब कि चलो देखो मैंने विधि के विधान को बदल दिया, मेरे बेटे के भाग में लिखा था कि मछुआरे की बेटी के साथ में शादी होगी, देखो मैंने बदल के रख दिया। आज मेरी बेटी की शादी एक पंडित की लड़की से हो रही है, यानी हमारे जात कास्ट में हो रही है, तो हम उस बदनामी से बच गए। अब पंडित जी को ये नहीं पता कि ये लड़की वही है। दोस्तों शादी फिक्स हो जाती, यहाँ तक कि बारात भी पहुंचती है और उस बेटी के साथ में शादी होके आ जाती है। दोस्तों चंद्र प्रकाश की शादी उस मछुआरे की लड़की चंदा से हो जाती है। अब वहां पे पता किसी को नहीं। दोस्तों समय गुजरता है धीरे धीरे। एक दिन की बात है कि वो चंद्र प्रकाश किसी काम से शहर गया हुआ था, तो वो जो चंदा थी वो अपने पिताजी यानी ससुर जी के पास में जाती है और कहती कि पिताजी आप रोज सबका भाग देखते हो, तो आज
आज मेरा भी भाग देख लो कि मेरे भाग में संतान कब होगी, कब मुझे मिलेगी, मेरे भाग में क्या लिखा हुआ है। तो पंडित जी सोचते हैं कि ठीक है, चलो आज अपनी बहू का भाग देखते हैं। पंडित जी अपनी बहू यानी चंदा का भाग देखने लगते हैं। तो जैसे ही उन्होंने देखा तो उनको इस चीज का आभास हो गया, उनको पता चल गया कि अरे भाई, ये तो वही लड़की है जिसको मैंने गंगा जी में उस लकड़ी के बॉक्स में रख के प्रवाहित किया था। और उनको सारी चीज पता चली, कैसे कैसे किसके घर में इसका पालन पोषण हुआ, कैसे क्या हुआ। तो पंडित जी बहुत ज्यादा हैरान होते हैं। इसके बाद में पंडित जी मन ही मन सोचते हैं कि यार, इस डर की वजह से मैंने ऐसा काम किया, इतना अपराध भी किया, लेकिन भगवान ने वही कर दिया जो होना था। लेकिन फिर भी पंडित जी को ऐसा लगे कि नहीं, अभी भी हम विधि के विधान को बदल सकते, अभी भी हम अपने बेटे के भाग को बदल सकते। मुझे ये कतई मंजूर नहीं है कि एक मछुआरे की लड़की मेरे घर पे बहू बन के रहे। वो पंडित जी कुछ बताते नहीं उस चंदा को, और वो पंडित जी अपनी बहू से कहने लगते कि चंदा चलो समुद्र के किनारे, वहां पे कुछ ऐसा उपाय करेंगे जिसके चलते तुमको बहुत सुंदर पुत्र की प्राप्ति होगी, वो भी बहुत जल्दी। दोस्तों, चंदा अपने ससुर यानी पंडित जी के साथ में समुद्र के किनारे चल लेती है। अब पंडित जी ने क्या किया कि एक अपनी अंगूठी उतारी और उस समुद्र में फेंक दी, और अपनी बहू चंदा से कहने लगती कि चंदा, ऐसा करो कि जब तक ये अंगूठी तुमको ना मिल जाए तब तक तुम घर वापस मत आना। अगर तुम घर वापस आ गई तो तुम्हारे पति की मौत हो जाएगी, और बिना अंगूठी को लिए अगर तुम अपने पिताजी के घर पे चलेगी, अपने मायके चलेगी, तो तुम्हारे पिताजी की मौत हो जाएगी। और अगर ये अंगूठी तुमको मिल जाए और अंगूठी लेके तुम घर आई तो किसी को कुछ नहीं होगा, बल्कि तुम्हें बहुत ही सुंदर पुत्र की प्राप्ति होगी। इससे पहले तुम बिल्कुल भी मत आना। पंडित जी वहां से चले आए। अब चंदा वहां पे खड़ी है, सोचती है कि यार, अंगूठी नहीं है तो अपने घर जाएंगे, ससुराल जाएंगे तो मेरे पति की मौत हो जाएगी। अगर हम अपने पिताजी के घर जाएंगे तो मेरे पिताजी की मौत हो जाएगी। ये तो बहुत बड़ी उलझन है। अब हम ऐसा करते, हम नहीं जा सकते, और ये अंगूठी मुझे मिलने से रहे, क्योंकि समुद्र में अंगूठी मुझे कैसे मिल जाएगी। तो चंदा एक नए रास्ते से चलने लगती है, जहां पे कोई किसी को जानती ना तानती। वहां रास्ते से एक राजपूताना परिवार, जो बहुत ही पैसे वाला रईस खानदान था, वो लोग वहां से गुजर रहे थे। उन लोगों ने जब चंदा को देखा तो चंदा से कहते कि बेटी, तुम इन घने जंगलों से होते हुए कहाँ जा रही हो? तुमको मालूम है कि यहाँ पे ऐसे खूंखार जानवर रहते हैं तो जो तुमको चंद मिनट में ही खा सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। तुम्हारे साथ में कोई है नहीं। तो चंदा अपनी सारी आप बीती बताती कि ऐसी ऐसी बात है, हम अपने ससुराल भी नहीं जा सकते, अपने घर भी नहीं जा सकते हैं। अब क्या करें, मरेंगे तो मर जाएंगे। तो राजपुताना जो परिवार था उनको दया आ जाती, कहते कि बेटी मेरे साथ में चलो और मेरे घर पे से तुम खाना बनाती रहना, और किसी भी चीज की तुमको कोई दिक्कत नहीं होगी। वहां पे आराम से रहना, जब तुम्हें अंगूठी कहीं से मिल जाए तो तुम अपने घर चली जाना। दोस्तों, चंदा उस परिवार के साथ में, जो राजपुताना परिवार था, उनके साथ में चली जाते और वहीं पे उनके महलों में खाना बनाने लगती, खाने का काम करने लगती। दोस्तों, इधर पंडित जी का बेटा चंद्रप्रकाश जब आता है घर पे लौट के तो अपनी पत्नी के बारे में पूछता है। तो पंडित जी कहते कि बेटा, समुद्र के किनारे हम कुछ करने के लिए गए थे, चंदा भी गई थी, चंदा ने जिद गई हम वहां पे जाएंगे, लेकिन चंदा वहां पे डूब गई है, हम चंदा को बचा नहीं पाए। अब वो बेटा बहुत ज्यादा परेशान होता है, लेकिन कुछ कर भी नहीं सकता है। दोस्तों, अब क्या था कि भाई पंडित जी के बेटा यानी चंद्रप्रकाश की दूसरी शादियां आने लगी। अब एक पंडित जी, जो उसी राजपुताना परिवार जो था, उन्हीं के गांव का पंडित, अपनी बेटी के शादी का रिश्ता लेके पंडित जी के घर पे पहुंचा। तो पंडित जी कहते हैं कि ठीक है, मुझे रिश्ता मंजूर है, लेकिन हम बेटी को पहले देखेंगे। अब पंडित जी के दिमाग में ये बात कि यार, कहीं घूम फिर के वही लड़की ना आ जाए। पंडित जी कहते ठीक है, तुम देख लेना, मुझे इससे कोई एतराज नहीं। दोस्तों, देखने वाली जो डेट थी वो भी सोती है, और पंडित जी पहुंचते हैं उस गांव में जहां पे उनको दूसरे पंडित जी की लड़की देखनी थी। दोस्तों, पंडित जी और उनका बेटा चंद्रप्रकाश दोनों पहुंच जाते हैं उसी गांव में, और उसी गांव में वो चंदा एक राजपुताना परिवार में खाना बनाने का काम करती है। दोस्तों, इसी बीच में क्या होता है कि एक मछुआरा मछलियां पकड़ने के लिए समुद्र में गया था, और जो भी उसको उस दिन मछलियां मिली थी वो उस राजपुताना परिवार में बेचने गया था। वहां पे मछलियां बेच के आ गया, उसको जो पैसा मिला वो लेके खुशी खुशी अपने घर पे चला गया। तो उस परिवार की जो मुखिया थी राजपुताना परिवार की, वो इस चंदा से कहते हैं कि बेटी, तुम मछलियां बना सकती हो क्या? क्योंकि खाना बनाने का काम चंदा करती थी। तो चंदा कहती है कि हाँ,
हम खाते तो नहीं है लेकिन हम आपके लिए बना देंगे। दोस्तों जब चंदा उन मछलियों को ले जाती, इसके बाद में बनाने के लिए जब चंदा ने उन मछलियों को काटा तो एक मछली के पेट में से वो अंगूठी खन से गिर जाती है, क्योंकि जब पंडित जी ने वो अंगूठी फेंकी थी उसको एक मछली निगल गई थी और वही मछली फंस जाती है मछुआरे की जाल में और वही मछली पहुंच जाती है राजपूताना परिवार में और वही मछली पहुंच जाती है चंदा के हाथ में। वो अंगूठी जब उसके पेट से निकलती है, खनखना के नीचे गिरती है, तो चंदा उस अंगूठी को पहचान जाती है और बहुत ज्यादा खुश होती है कि अब तो हम अपने घर वापस जा सकते हैं। लेकिन पता क्या होता है कि जब वो पंडित जी और चंद्रप्रकाश लड़की देखने के लिए पंडित जी के घर पे गए तो पंडित जी कहने लगे कि हमारे यहाँ जो राजपूताना परिवार है वो लोग बहुत अच्छे हैं, तो आप चलो उनसे हम आपको मिलवाते हैं। वो पंडित जी को और उनके बेटा चंद्रप्रकाश को लेके राजपूताना परिवार में जाते हैं। राजपूताना परिवार के सभी लोग पंडित जी का और उनके बेटे का बहुत ज्यादा सम्मान करते हैं और भगत करते हैं। इसके बाद में चंदा से कहा कि बेटी पानी लेके आओ मेहमानों के लिए। जब दोस्तों चंदा पानी लेके जाती है अपने ससुर और अपने पति के सामने, क्योंकि चंदा को कुछ मालूम नहीं था, जब पहुंचती है तो जैसे ही चंद्रप्रकाश ने अपनी पत्नी चंदा को देखा तो वो एकदम चौंक गया कि ये क्या, और अपने पिताजी से कहता है कि पिताजी ये क्या, आपने तो कहा था कि तुम्हारी पत्नी चंदा उस समुद्र में डूब गई, उसकी मौत हो गई और चंदा यहाँ पे। तो चंदा से जब पूरी बात पूछी तो चंदा ने बताया कि ऐसे ऐसे पिताजी ने मुझसे ऐसे कहा था। तो वो चंद्रप्रकाश आग बबूला हो जाता है और अपने पिता से कहता है कि पिताजी आपने ऐसा क्यों किया। तो पंडित जी कहते हैं कि बेटा मुझे माफ कर दो, हम विधि के विधान को बदलने के लिए चले थे। मैंने सोचा था कि तुम्हारे हम भाग को बदल लेंगे, क्योंकि तुम्हारे भाग में लिखा था कि ऐसी ऐसी लड़की से तुम्हारी शादी होगी। मैंने सोचा बहुत ज्यादा बदनामी होगी, जिसको बदलने के लिए हम चले थे। लेकिन मैं इतना मूर्ख था, मुझे ये नहीं मालूम था कि विधि के विधान को भाग का लिखा हुआ कभी कोई मिट नहीं सकता है, वो अमिट है, वो होके ही रहेगा। मुझे अपने शास्त्रों का बहुत ज्यादा अहंकार था कि अरे हम इसको बदल सकते हैं, लेकिन आज मुझे इस चीज का एहसास हो गया कि कभी कोई अपने भाग का लिखा हुआ मिट नहीं सकता, कोई भी नहीं मिट सकता है। तो इसलिए भाई मेरे अच्छे कर्म करो, क्योंकि हमारे भाग में जो लिख गया उसको फिर मिटाया नहीं जा सकता। इसलिए अच्छे काम करो, अच्छा व्यवहार करो और कुछ भी ऐसा ना करो कि जो किसी के लिए बहुत ज्यादा घातक हो और बाद में वो आपके लिए भी घातक बन जाए, आपका भाग्य बन के, आपकी किस्मत बन के। तो आप लोग अपनी राय अवश्य रखना। तो ये कहानी आपको कैसी लगी, आप लोग अपनी राय अवश्य रखना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय सभी को।